नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ फिजिक्स पार्ट 19 के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। और इसके पहले मैंने टोटल 8 सीरीज़ मतलब 18 सीरीज़ करवा दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और आपसे गुजारिश है कि जाएँ और आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं वीकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा, उसके बारे में जो भी नोट्स होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे होते हैं, या जो हमें लगता है कि इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहिए, तो वो हमारे फ्रंट पेज पे होता है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। किसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? देखिए, जो हमारी कंपास सुई होती है, हम उसका प्रयोग दिशा का पता करने में करते हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी वो ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पूछा कि क्या नहीं कर सकती है। तो देखिए, दिशा पहला दिया है कि चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक चुंबक की ध्रुवीयता मतलब कि उसका नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो ये भी बताती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक चुंबक की शक्ति, देखिए शक्ति के बारे में वो नहीं बता सकती है, वो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन को इंगित करें। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा तार का प्रतिरोध R होता है, उसकी जो वैल्यू होती है रो L/A होती है। मतलब R इज़ प्रोपोर्शनल टू रो और R इज़ प्रोपोर्शनल टू L और R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रो के समानुपाती है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लंबाई के समानुपाती है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया मतलब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यह तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। सही बात है, ये जो हमारा रो है ये पदार्थ के बारे में ही बात करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि यह तार की लंबाई के अनुपातिक है। देखिए, मैंने यहाँ आपको पहले ही बता दिया, बिल्कुल सही बात है। सी कह रहा है यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपातिक है। देखिए, समानुपातिक नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, मतलब हमारा यही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर समझ लीजिएगा, ये जो ऑप्शन डी दिया है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। और इसका जो आंसर होगा वो पूछा था कि गलत कथन, तो गलत कथन इसका सी है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम होता है? देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए तो 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सबसे अलग लगेगा, वो है शुद्ध सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि ये आपका होता है सेमीकंडक्टर होता है, जिसको हम कहते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है कि रूम टेम्परेचर जो पे ये जो होते हैं डीएक्टिवेट होते हैं। मतलब आप कह लीजिए कि ये बैड कंडक्टर होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बैड कंडक्टर होते हैं, या कह लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, वैसे ही इनके में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होने लगते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनका रेजिस्टेंस कम होता है और करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा शुद्ध सिलिकॉन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चुंबकत्व की तीव्रता का चुंबकत्व बल से अनुपात किस रूप में जाना जाता है? उसे हम कहते हैं संवेदनशीलता या ससेप्टेबिलिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है M/H। ठीक, चुंबकत्व की तीव्रता और चुंबकत्व बल का अनुपात। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, जो संवेदनशीलता होती है ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताती है। आप ये भी समझ लीजिए कि होता क्या है। ये किसी भी एलिमेंट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताती है कि उसमें पोल्स कैसा है
और वो चीज़ों को किस प्रकार से आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो इसका उत्तर होगा बी। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब एक बार चुंबक दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े के ध्रुव की शक्ति कितनी होती है? देखिए वो समान रहती है। ये मान लीजिए कि एक हमारे पास बार मैग्नेट है जिसमें ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यदि हम इसको दो टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दो बराबर टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, तो फिर से इसमें दो पोल क्रिएट हो जाता है, नॉर्थ और साउथ। और अगर हम इनके ध्रुव शक्ति की बात करें तो वो समान रहती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बंद सतह में n विद्युत द्विध्रुव है। सतह से बाहर निकलने वाला शुद्ध विद्युत द्विध्रुव प्रवाह कितना होगा? तो देखिए ये आपका हो जाता है शून्य। शून्य इसलिए हो जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड है और हम मान लेते हैं कि इसका ये ऋणात्मक एंड है, मतलब निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें जितनी लाइंस मैग्नेटिक लाइंस इंटर करती हैं और यहाँ से जितनी लाइंस निकलती हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि टोटल विद्युत प्रवाह कितना होगा तो वो 0 हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित चार्ज किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए जो हमारा विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण है उसमें जो हमारा प्रेरित चार्ज होता है वो चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन के समय पर निर्भर नहीं करता है। प्रवाह में बदलाव वगैरह तो होता है लेकिन टाइम में अगर परिवर्तन आए तो उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण के कानून का एक परिणाम है या नियम का एक परिणाम है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कहता है कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है ये जो हमारी फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है उसी से उत्पन्न होता है, लेकिन ये फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो माइनस चिन्ह यही डिनोट करता है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कारण का विरोध करता है जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ होता है, अर्थात d∅dt, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का विरोध करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है? गतिशील चार्ज, बिल्कुल सही बात है। केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र, ये भी सही बात है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? मतलब पूछ रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस आर होता है उसकी यूनिट ओम होता है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? ये होती है विद्युत धारा की, मतलब करंट की यूनिट होती है। वोल्ट की बात करें तो ये वोल्टेज की होती है, मतलब विभवांतर की हो जाती है। और फैरेड की बात करें तो ये कैपेसिटर की हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कितने तापमान को मापने के लिए पारा वाला थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा 360 डिग्री। देखिए इसकी जो रेंज होती है -37 डिग्री से 360 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम मरकरी थर्मामीटर या पारा थर्मामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गैस का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? देखिए इसमें गैस थर्मामीटर दिया है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। पायरोमीटर से मेजर करते हैं क्योंकि जो गैस का तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और पायरोमीटर का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जब हमारा जो टेम्परेचर होता है ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब हम पायरोमीटर से उसको मेजर करते हैं। देखिए इसमें भी सेम कंसेप्ट है। सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के जरिए ही मापा जाता है और ये जो है रेडिएशन या विकिरण के जरिए सूर्य के तापमान के बारे में बता देता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल दो निश्चित बिंदुओं को कितने भाग में डिवाइड करता है? तो आप फार्मूले में भी देख सकते हैं 180 भाग, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या है? वो होती है आपकी जूल। है तो सारी ही ऊष्मा की, लेकिन अगर हम हीट की पूछें कि एसआई यूनिट तो वो होती है जूल। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उस वस्तु के अणु देखिए तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई सॉलिड है और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से अरेंज हैं और जब हम नीचे से इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनको एनर्जी मिलने लगती है
और इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ने लगती है और ये आपस में वाइब्रेट होने लगते हैं एनर्जी मिलने से और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो और तेज़ी से बढ़ते हैं क्योंकि उनके में स्पेसिंग ज़्यादा होती है, और अगर हम गैस की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा स्पेसिंग होती है, तो ये सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो ये होता है हमारा लोहा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 जूल लगभग कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो होता है 0.24 कैलोरी। देखिए आपको पता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है हमारा 4.18 जूल। बस आप इतना याद रखिए। अगर आपको निकालना है तो देखिए 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4.18 कैलोरी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.24 कैलोरी आ जाता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्लेशियर हमेशा सबसे पहले कहाँ पिघलता है? तो तल पे पिघलता है। कारण, जैसे मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा ग्लेशियर है, ठीक है, पानी के अंदर। तो अब ये इसकी अपर सरफेस हो गई जो सबसे ऊपर है, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे बॉटम जो है वो लोअर सरफेस हो गया। लोअर पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, और गैस इक्वेशन से आप जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो P प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले ये बॉटम पिघलना शुरू करेगा। तो इसका जवाब होगा कि बॉटम पिघलता है, मतलब तल पिघलता है ग्लेशियर का। यह है अंतिम प्रश्न कि कैलोरीमीटर आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो देखिए कॉपर का बनाया जाता है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो सबसे जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की श्रृंखला पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।